Let's start discussing 29th problem. When a photon is emitted by hydrogen atom, photon carries momentum with it. Calculate momentum carried by photon when hydrogen atom emits light of wavelength this. एक हाइड्रोजन एटम जब फोटोन एमिट करता है तो वह मोमेंटम कैरी करता है. कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ फोटोन व्हेन हाइड्रोजन. नाउ दिस सिंपल डी ब्रोगली इक्वेशन लगा देनी है. ए पार्ट के लिए हम कहेंगे P इक्वल टू H अपॉन लेमडा. मोमेंटम इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन wavelength given is 656.3 into 10 to the power 9. This much kg meter per second. This is the momentum of photon. अब second part, with what speed does atom recoil during this transition? Take the mass of hydrogen atom as this. Now जब यह फोटोन इतना मोमेंटम लेकर इस डायरेक्शन में गया तो हाइड्रोजन एटम रिकॉइल होएगा और हम कहेंगे यदि यह स्टेशनरी है देन हाइड्रोजन एटम वुड एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम. जितना मोमेंटम फोटोन लेकर गया उतना ही मोमेंटम हाइड्रोजन के पास अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. सो मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन. सो आई विल से मोमेंटम के लिए मैं लिख दूंगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 656.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे हैड गिवन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 into the velocity. This would give me the velocity of the recoil velocity of hydrogen atom, which is 6.6 into 10 to the power minus 34 upon 656.3 into 10 to the power minus 9 into 1.67 into 10 to the power minus 27. This much meters per second. This is the recoil velocity, and upon calculation you will get this is a small value. ये एक small value आएगी which suggests that कि एक फोटोन को एमिट करने से हाइड्रोजन एटम की जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वह बहुत छोटी होती है. This v is very very small as compared to the velocity of light. लाइट की वेलोसिटी से कंपेयर करें तो बहुत ही कम होगी. Find the kinetic energy of recoil of एटम. इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम होगी वह हाफ mv स्क्वायर और आई विल से हाफ mv होल स्क्वायर बाय m और हाफ p square by m. So this kinetic energy of recoil would be half. p की जगह मैं लिखूंगा 6.6 into 10 to the power minus 34 upon 656.3 into 10 to the power minus 9 whole square into 1 by m. मास की जगह 1.67 into 10 to the power minus 27. This much joules. And this kinetic energy is very small value. आप इसे सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए. कैलकुलेट करके नाउ वी कंक्लूड दैट एक फोटोन जब एमिट होता है वह जो एनर्जी लेकर जाता है, वह जो मोमेंटम लेकर जाता है, इसकी मोमेंटम की वजह से हाइड्रोजन एटम का रिकॉइल होता है एंड दैट रिकॉइल कैन ऑलवेज बी इग्नोर्ड. फोटोन का इतना मोमेंटम है विच इज वेरी स्मॉल, उसकी वजह से हाइड्रोजन एटम का जो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम होगा वह बहुत स्मॉल है. उसकी वजह से हाइड्रोजन एटम की जो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी दैट इज स्मॉल एंड दैट कैन ऑलवेज बी इग्नोर्ड. दिस रिकॉइल ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन ऑलवेज बी इग्नोर्ड. और हाइड्रोजन एटम के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई वह काइनेटिक एनर्जी भी
बहुत स्मॉल वैल्यू है, दैट कैन ऑलवेज बी इग्नोर्ड। मैं इसी समय इनके आंसर लिख देता हूं। जो पार्ट ए का आंसर है दैट इज 29 का पार्ट ए, दिस इज इक्वल टू 10 to the power minus 27, it seems, minus 27 kg meter per second, and this velocity comes out to be 0.6 meters per second. This is a very small value. इतनी कम वेलोसिटी है कि हम हाइड्रोजन एटम का रिकॉइल को इग्नोर कर सकते हैं, और यह जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है इट कम्स आउट टू बी 1.9 इंटू 10 to the power minus 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया गया है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 से, और यह काइनेटिक एनर्जी वेरी स्मॉल आना है। इसका मतलब कि रिकॉइल ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन ऑलवेज बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग दिस फिनोमेना। अब इसी समय मैं इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है 30th प्रॉब्लम, इसको भी सॉल्व करूंगा। 29th और 30th प्रॉब्लम में जो कंक्लूजन है, इसी कंक्लूजन को हमने ऑलरेडी पहले अप्लाई करा हुआ है। हमने कहा है कि ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन और ड्यूरिंग सच फिनोमेना, जब एक हाइड्रोजन एटम फोटोन को बाहर निकालता है, डी एक्साइटेशन फिनोमेना होता है, इस दौरान हमेशा हाइड्रोजन एटम के रिकॉइल को इग्नोर करा जा सकता है, क्योंकि वहां रिकॉइल वेलोसिटी काफी कम होती है, रिकॉइल वेलोसिटी की वजह से एनर्जी काफी कम होती है, और इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। 29th प्रॉब्लम में इसे कंक्लूड करें, और 30th प्रॉब्लम भी इसी समय हम करते हैं, उसमें भी यही कंक्लूजन है। फटाफट हम 30th प्रॉब्लम को पहले पढ़ना चालू करते हैं, इसे सॉल्व करने की तैयारी करें। प्रॉब्लम में कंक्लूड करा था, व्हेन अ फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम एन एटम द एटम रिकॉइल्स। यह एक एटम है, हाइड्रोजन एटम, और यह फोटोन को एमिट करता है, और यह एटम रिकॉइल होता है। The kinetic energy of recoil and the energy of photon comes from the difference in energy between the state involved. Suppose hydrogen atom changes its state from 3 to 2. Calculate fractional change in wavelength of light due to recoil. देखिए, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, तो रिकॉइल की वजह से फ्रैक्शनल चेंज क्या होएगा। तो मैं इधर वह कंडीशन लिखता हूं, इफ वी इग्नोर इट्स रिकॉइल। यदि हम रिकॉइल को इग्नोर करते हैं, तब वह कितनी वेवलेंथ रेडिएट कर रहा है, और फिर हम रिकॉइल को कंसिडर करते हैं, और फिर उसकी वेवलेंथ डिटरमाइन करते हैं। हम कहेंगे डेल्टा ई इज E3 माइनस E2 एंड दिस इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। दिस इज द एनर्जी इन दैट केस, चेंज इन एनर्जीज, क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है। E3 माइनस E2 दिस इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। अब मैं इधर क्यों ना लिख देता हूं, E3 माइनस E2 इज 1.9, EV इज इक्वल टू 12420 अपॉन वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग। हम यह चीज लिख सकते हैं, दिस इज लैम्डा नॉट लिख देते हैं, इफ वी इग्नोर द रिकॉइल। नाउ वी कंसिडर द रिकॉइल। अब हम रिकॉइल को कंसिडर करते हैं। रिकॉइल को कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले वेलोसिटी हमने देखना होगी। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन हमें इक्वल करना होगा। तो मान लीजिए वेवलेंथ रेडिएटेड इज लैम्डा, सो H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू P and this is equal to mv. First of all, this momentum conservation, and then v is the velocity of recoil, mv is the recoil momentum, and h upon lambda is the momentum of photon. Momentum of photon is equal to the recoil momentum of hydrogen atom. अब energy conservation,
E3 minus E2. This is the energy when electron makes a transition from third to second, and this is equal to hc by lambda plus half mv square. This is equal to energy of that photon plus the kinetic energy of the हाइड्रोजन एटम जो रिकॉइल की वजह से हुआ है. अब मैं E3 माइनस E2 की जगह यह चीज लिख देता हूं, बेहतर होगा. E3 माइनस E2, यदि वह रिकॉइल नहीं करता, इफ वी इग्नोर रिकॉइल देन लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ रेडिएटेड. मैंने E3 माइनस E2 की जगह यह लिख दिया अपॉन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा प्लस हाफ mv होल स्क्वायर बाय m. इस तरह से लिख देता हूं. मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं, जिससे mv होल स्क्वायर दिख जाएगा और mv होल स्क्वायर मैं इस तरह से लिख सकूंगा. तो इस तरीके से यह इक्वेशन अब मुझे दिखेगी hc अपॉन लैम्डा नॉट माइनस hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m, और mv की जगह मैं लिख देता हूं h अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर. इन दिस मैनर 1 by 2m, mv की जगह h अपॉन लैम्डा. नाउ hc कॉमन 1 अपॉन लैम्डा नॉट माइनस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2m lambda square. I can rewrite it like this: hc into lambda minus lambda naught upon lambda into lambda naught is equal to h square upon 2m lambda square. अब देखिए, एक लैम्डा से यह लैम्डा कैंसिल्ड और मुझे एक h भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर देखने लगा लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h अपॉन 2m लैम्डा इंटू c. नाउ लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, दिस इज द चेंज इन वेवलेंथ. Lambda naught is the original wavelength. This is equal to h upon 2m lambda c. And this हम कहेंगे ये जो lambda है, this is nearly equal to lambda naught. Nearly equal. This is change in wavelength. This is the wavelength if no recoil. So this is the fraction that they had desired. यही हमसे वह लोग चाहते हैं, और इसको मैं नियरली इक्वल लिखता हूं लैम्डा h अपॉन 2m लैम्डा नॉट c, बिकॉज लैम्डा इज नियरली इक्वल टू लैम्डा नॉट. कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा. और अब हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं. यह फ्रैक्शन f डिटरमाइन करने के लिए मैं इस जगह पर यह कैलकुलेशन दिखा देता हूं. इधर से सबसे पहले मुझको लैम्डा नॉट दिखने लगेगा 12420 अपॉन 1.9 आर्मस्ट्रॉन्ग. यह लैम्डा नॉट मुझे दिख रहा है, और अब मैं इस फ्रैक्शन चेंज को डिटरमाइन करता हूं. डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट को h की जगह 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 to mass of hydrogen atom, that is 1.6 into 10 to the power minus 27, and lambda naught ऊपर हमने सॉल्व कर रखा है 12420 into 1.9 into 10 to the power minus 10, और C के लिए 3 into 10 to the power 8. You solve it, and that fraction would come out to be 10 to the power, it's in the range of 10 to the power minus 9.
एंड वी कंक्लूड दैट यदि हम रिकॉइल को इग्नोर करते हैं तब जो लैम्डा नॉट आ रहा है, और यदि हम रिकॉइल को कंसिडर करें तब जो वेवलेंथ लैम्डा आएगा, और इसमें जो डिफरेंस है उसका जो फ्रैक्शनल चेंज है, दैट फ्रैक्शनल चेंज इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁹ विच इज नेग्लिजिबल। मतलब रिकॉइल कंसिडर करने से भी जो वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होएगा। इसलिए इस रिकॉइल को इग्नोर करा जा सकता है और इग्नोर करके वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है और वही लिखी जा सकती है। ऐसा इसलिए बिकॉज द मोमेंटम कैरीड अवे बाय द फोटोन इज नेग्लिजिबल। यह फोटोन इतना छोटा है, इसका मोमेंटम इतना कम है कि यह हाइड्रोजन एटम को कोई खास मोमेंटम इंपार्ट नहीं कर पाएगा, उसको कोई खास रिकॉइल वेलोसिटी नहीं दे पाएगा, उसको कोई खास रिकॉइल एनर्जी नहीं दे पाएगा, और उसे आप इग्नोर करके भी सारा काम कर सकते हो। ये इस प्रॉब्लम का कंक्लूजन है, और इनफैक्ट इस कंक्लूजन को हम इसके पहले भी लिख चुके हैं, समझा चुके हैं। हमने एक बार प्रॉब्लम नंबर 38 जब करा था वहां पर इसी कंक्लूजन को इस्तेमाल करा था। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय यह कंक्लूजन हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था कि एक हाइड्रोजन एटम के डी एक्साइटेशन के दौरान जब फोटोन एमिट होता है तो उस फोटोन के द्वारा ले जाने वाला मोमेंटम, उसकी वजह से हाइड्रोजन एटम का जो रिकॉइल है वह होता जरूर है, मगर उस रिकॉइल फिनोमेना को हमेशा इग्नोर करा जा सकता है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 30th, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 30th। इसे इसी समय नोट डाउन कीजिए और इस कंक्लूजन को दिमाग में बैठाइए। आज के दिन हम इतने ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं एक डाउट डिस्कशन का फुल एंड फाइनल सेशन और रखूंगा जिसमें बाकी के बच्चे 3-4 डाउट्स भी सॉल्व कर दूंगा, और भी कोई डाउट हुई तो वह सॉल्व कर दूंगा। एंड आई डिक्लेयर द फिनिश ऑफ द चैप्टर।